तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो के साथ में। तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि हमारा जो पहले चैनल का नाम था वो सक्सेस एजुकेशन करके था। लेकिन अब हमने उसको चेंज कर दिया और परीक्षा कवच रख दिया है। जो नाम से ही अत्यंत दिखता है कि वो कितना मतलब कि कवच सिद्ध करेगा। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं खास 20 क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके लिए लाभकारी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान के तहत संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है संसदीय विशेषाधिकार केवल सांसदों को ही उपलब्ध है, ना कि राष्ट्रपति को। और बी है संविधान में अभी तक सभी विशेषाधिकारों के संहिताबद्ध नहीं किया गया था। सी है किसी भी विशेषाधिकार का उल्लंघन संसद की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट माना जा सकता है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है उत्तर नंबर बी, केवल दो और तीन। दो और तीन और पहला क्यों नहीं? तो इसका स्पष्टीकरण कथन ये एक गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति हालांकि संसद का अभिन्न अंग है। विशेषाधिकार का उपयोग करता है। विशेषाधिकार केवल संसद के सदस्यों और समितियों के लिए है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कारक शक्ति पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत के तहत भारत में कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पर विधायिका के नियंत्रण को दर्शाता है? ए हमारा ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव, बी है प्रश्नकाल और शून्यकाल, सी है धन विधेयक की स्वीकृति। अब इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभी जो नीचे कूट दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन के हैं। तो पहला है केवल एक, और बी है केवल दो और तीन, सी है एक और दो, और डी है एक दो और तीन। तो इसमें सही आंसर होगा आपका डी। डी ऐसा इसलिए एक दो और तीन क्योंकि ये तीनों जो हैं तीनों सही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों कारक विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन है और अविश्वास प्रस्ताव सरकार को हटा सकता है। प्रश्नकाल जवाबदेही सुनिश्चित करता है। धन विधेयक पर अंतिम नियंत्रण लोकसभा विधायिका का हिस्सा होता है। आप लोगों को मैं आंसर के साथ साथ स्पष्टीकरण भी उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमी जस्टिस का उद्देश्य किसमें शामिल है? ए प्रस्तावना, प्रियम्बल, और बी है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आप लोग कमेंट नहीं करें, लेकिन कमेंट में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, लेकिन आपका जो है कमेंट जरूर देखा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, एक और तीन। और ये दूसरा क्यों नहीं? क्योंकि अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण ये है कि आर्थिक न्याय प्रस्तावना न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक और डीपीएसपी जैसे अनुच्छेद 39 में शामिल है। मूल अधिकार मुख्य रूप से राजनीतिक और नागरिक न्याय से संबंधित है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में महापद्म नंद की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि क्या मानी जाती है? ए है दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार, बी है मगध में नंद वंश की स्थापना और पहले साम्राज्यवादी शक्ति का उदय, सी है जैन तीर्थकारों की शिक्षाओं को संकलित करना, डी है पहली बार गुप्तकालीन प्रशासन में सुधार करना। तो इसका सही आंसर होगा बी, मगध में नंद वंश की स्थापना और पहले साम्राज्यवादी शक्ति का उदय। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण है कि महापद्म नंद वंश के संस्थापक थे और उन्हें भारत के पहले साम्राज्य निर्माता
यानी फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्डर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने शिशुनाग वंश का अंत किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। और बी, इसके तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित रिजर्व्ड श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सी है, प्रांतों में द्वैत शासन को 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से आपका सही है डी, 1, 2 और 3। तो इसको देखते हैं ये तीनों किस लिए सही है। क्योंकि ये तीनों कथन सही है, ऐसा इसलिए क्योंकि 1919 अधिनियम ने प्रांतों के द्वैध शासन की शुरुआत और 1935 ने इसे समाप्त कर दिया। 1935 अधिनियम ने इसे समाप्त कर दिया। केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव रखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, गांधीवादी आंदोलन। गांधीवादी से रिलेटेड है। गांधीवादी आंदोलन के संदर्भ में खेड़ा सत्याग्रह 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? मिल मजदूरों के बीच वेतन विवाद, बी, फसल खराब होने के बावजूद सरकार द्वारा भू राजस्व की वसूली, नमक कानून का विरोध, और डी है, श्रमिकों के लिए काम के घंटों का निर्धारण। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा बी, फसल खराब होने के बावजूद सरकार द्वारा भू राजस्व की वसूली। तो इसका स्पष्टीकरण है कि खेड़ा में फसल खराब हो गई थी, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने यह सत्याग्रह शुरू किया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 7, वायुमंडल में तापमान के विक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है, यह आमतौर पर लंबी सदियों की रातों में होता है, या ओस और पाला बनने में सहायक होता है। सी है, यह निचले वायुमंडल में प्रदूषक के फैलाव में मदद करता है। डी है, यह घाटी तल में ठंडी हवा के जमाव का कारण बनता है। तो हमारा आंसर सही होगा इसमें सी, यह निचले वायुमंडल के प्रस्ताव को फैलाव में मदद करता है। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण है कि तापमान विक्रमण गर्म हवा को नीचे की ठंडी हवा के ऊपर फंसा देता है, जिससे प्रदूषण फैलने के बजाय निचले वायुमंडल में जमा हो जाता है। ये इसका कारण है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है, इसे इसे यह मिट्टी नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है। रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सी है, यह मिट्टी फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरपूर होती है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से आपका आंसर जो होगा वो होगा बी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो कथन 3 गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि काली मिट्टी में आमतौर पर फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है, जबकि यह कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली से होकर बहती है? नर्मदा, दूसरा तापी, दामोदर। तो इसमें से कोड का प्रयोग करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर। वैसे तो मैं आंसर खुद आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि 2026 के फरवरी में एग्जाम की, मार्च या फरवरी में एग्जाम आपके प्रीलिम्स के होंगे, तो इसलिए तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा में मदद कर सकें। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही सही, नर्मदा, तापी और दामोदर।
अब इसका स्पष्ट है, नर्मदा, तापी और दामोदर तीनों नदियां भ्रंश घाटिया से होकर बहती हैं, जो भारतीय भूवैज्ञानिक संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम, गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, यानी कि जी सेप, जो अक्सर खबरों में रहता है, किसका उपकरण है? तो ये है वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना। बी है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत तरलता प्रबंधन। और सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्यातकों को प्रोत्साहित करना। तो डी है कि सेबी द्वारा स्टॉक मार्केट की अस्थिरता को नियंत्रित करना। तो आपका उत्तर है बी। अब बी क्यों है, इसको भी देखते हैं स्पष्टीकरण के माध्यम, क्योंकि जी सेप आरबीआई का एक अनौपचारिक ओएमओ करण है, जिसके तहत आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदता है ताकि बाजार में तरलता यानी पैसा बढ़े और बॉन्ड यील्ड यानी ब्याज दर कम रहे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी एस पी द्वारा जारी की जाने वाली सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पहला हमारा है कि किसी देश में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के स्तर का आकलन करना। और बी है किसी देश की अपने ऋण दायित्वों के समय पर चुकाने की क्षमता का आकलन करना। सी है किसी देश के विदेश मुद्रा भंडार की मात्रा का मूल्यांकन करना। और डी है किसी देश के व्यापार संतुलन ट्रेड बैलेंस का मूल्यांकन करना। तो इसमें आंसर आपका होगा बी। अब बी क्यों सही है, ये डी और सी और ए क्यों गलत है? क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एक अनुमान है कि कोई देश भविष्य में अपने बॉन्ड और ऋण का भुगतान समय पर कर पाएगा या नहीं, यानी डिफॉल्ट का जोखिम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर के संदर्भ में यह क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, या फिर वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं। और सी है वह दर जिस पर बैंक आपातकालीन स्थिति में एक रात के लिए आरबीआई से धन उधार ले सकते हैं। कि वह दर जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। तो आंसर आपका सी सही है। वह दर जिस पर बैंक आपातकालीन स्थिति में एक रात आरबीआई के धन उधार ले सकता है। अब इसका स्पष्टीकरण, एमएसएफ वह दर है जिस पर बैंक आपात स्थिति में बहुत कम समय, आमतौर पर एक दिन के लिए आरबीआई से उधार लेते हैं। यह दर आमतौर पर रेपो दर से अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ग्रीन हाउस गैस के वायुमंडल में रहने की अवधि, किसी गैस की कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष गर्मी को फंसाने की क्षमता, किसी क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वार्षिक मात्रा, या फिर पृथ्वी की सतह पर ग्रीन हाउस गैसों के संचयन का कुल प्रभाव। तो उत्तर हमारा होगा बी, किसी गैस की कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष गर्मी को फंसाने की क्षमता। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है, जीडब्ल्यूपी एक सापेक्ष माप है जो बताता है कि कोई गैस CO2 की समान मात्रा की तुलना में किसी गर्मी को फंसा सकती है। इसका उपयोग विभिन्न गैसों के जलवायु प्रभाव की तुलना करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस श्रेणी में शामिल है? पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, सुंडालैंड। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर उत्तर अपने बताइए।
तो इसका सही आंसर होगा सी, सुंडालैंड। अब भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं: पश्चिमी घाट और हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुडालैंड, और तीसरा है पूर्वी घाट हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है। जो तीसरा है वो पूर्वी घाट हॉटस्पॉट में शामिल नहीं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जैविक रूप से नष्ट न होने वाले कचरे का निपटान, प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग, जैविक पदार्थों को ऊर्जा में परिवर्तित करना, और डी है जैव विविधता के संरक्षण के लिए जीन बैंकों का निर्माण। तो आपका उत्तर होगा बी, प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग। बायो बायो रेमेडिएशन एक अपशिष्ट प्रबंधक तकनीक है जिसमें प्रदूषकों को हानि रहित उत्पादों में तोड़ने या हटाने के लिए बैक्टीरिया या फंगी जैसे जीवों का उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को आईएलपी वाले राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देता है। यह प्रणाली वर्तमान में मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में लागू है। यह बाहरी लोगों को राज्य के भीतर एक सीमित अवधि के लिए रहने की अनुमति देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए, बाकी मैं तो इसका उत्तर बता ही रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। तीनों कथन सही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आईएलपी एक ऐसा दस्तावेज है जो इन 4 पूर्वोत्तर राज्य में लागू है और बाहरी लोगों, अन्य भारतीय राज्यों के नागरिक को प्रतिबंधित क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए आवश्यक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में इन खनिजों का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग से होता है? इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, सौर पैनल निर्माण, सेमीकंडक्टर और रक्षा अनुप्रयोग। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। ये तीनों के तीनों जो हैं वो तीनों आंसर ऑप्शन आपके सही हैं, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज हैं जो आधुनिक तकनीक, हरित ऊर्जा संक्रमण, रक्षा और उच्च तकनीक विनिर्माण, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपरिहार्य हैं, जिनमें तीनों उद्योग शामिल हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, या देश भर में स्वास्थ्य सेवा डेटा का डिजिटलीकरण करना और यूनिक हेल्थ आईडी बनाना, टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5G नेटवर्क स्थापित करना, और डी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का नवीनीकरण करना। तो उत्तर आपका है बी, देश भर में स्वास्थ्य सेवा डेटा का डिजिटलीकरण करना और यूनिक हेल्थ आईडी बनाना, क्योंकि एबीडीएम का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को यूनिक हेल्थ आईडी, इसे आभा आईडी भी कहते थे, प्रदान करके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ना। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में ग्रीन बॉन्ड के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करना, या व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण रूप से जिम्मेदार व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना, प्रदूषणकारी उद्योगों को भारी टैक्स लगाना। तो आपका उत्तर होगा बी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कार्यक्रम स्वैच्छिक पर्यावरणीय सकारात्मक कार्रवाइयाँ जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण
के लिए क्रेडिट प्रोत्साहन को प्रदान करता है। अगर आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहें तो फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।